कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक जिसने आईपीओ के बाद से अपने इन्वेस्टर को लगभग 1300% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। आज वही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% डाउन है। अभी यही अगर 50% डाउन को अगर हम लोग फैक्टर इन करें तो जो पहले 1300% का रिटर्न दिख रहा था अब वो लगभग 600% के नीचे आ चुका है। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कैसा दिख रहा है इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, और भी क्या रीजंस है कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से आज नीचे ट्रेड कर रही है 50% के अराउंड। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए डिटेल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो कृपया खुद का एनालिसिस करना, फिर उसके बाद अपना बाय या सेल डिसीजन बनाना। तो चलिए हम लोग इधर मंथली टाइम फ्रेम पर कोचिंग शिपयार्ड का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ पर इसके 2017 सितंबर के आसपास कोचिन शिपयार्ड ने अपना आईपीओ करा था। उसके बाद अराउंड इसी साल 2024 जून के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, जो कि 3000 के आसपास का लेवल था। आप देख सकते हो यहाँ पर 1314% का रिटर्न मिला है इस स्टॉक में पिछले 6 साल के अंदर। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। बिल्कुल भी मैं इसको नहीं कहूँगा कि एक एक नॉर्मल सा नंबर है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर था। इनफैक्ट आप देखोगे कोविड के टाइम पे भी ये इतना ज़्यादा गिरा नहीं था अपने आईपीओ के लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो ये उस एक कंसोलिडेशन जोन में ही था। बट अभी आप देखोगे पिछले काफ़ी टाइम से, आप जून के जो हाई से उधर से अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट आई है और प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ जाता हुआ यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है ये स्टॉक। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसने एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है। आप देखोगे यहाँ पर एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उसने एक बेस ज़रूर बनाया हुआ दिख रहा है, और ये जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के हिसाब से काम करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो जिस किसी को अगर नहीं पता होगा, यूजुअली ना मैं हमेशा एक टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ। मैं वीकली टाइम फ्रेम देखता हूँ, कभी कभार मंथली टाइम फ्रेम भी देखता हूँ, फिर डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ, फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आर्ली या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम भी देखता हूँ, अगर मुझे इंट्राडे के हिसाब से भी ट्रेड लेना है तो। ठीक है, तो ये टॉप डाउन एनालिसिस करने में ना हम लोग को ज़्यादा अच्छे से और हम लोग को पता चलता है कि कंपनी की ओवरऑल या उस पर्टिकुलर स्टॉक की ओवरऑल पिक्चर क्या कह रही है हम लोग को। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर से। अभी आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पर मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, और यहीं पर इसने सपोर्ट लिया है फिलहाल, जो कि है 1493 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद ये वाला लेवल काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, जो कि है समवेयर अराउंड 1295, 1300 के आसपास का लेवल है। और ये एक जोन अगर हम लोग पकड़ लेंगे 1226 के आसपास का जोन, इस लेवल के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को 200 डे मूविंग एवरेज तक का इसके अंदर सेलिंग दिख सकता है, जो कि 850 के आसपास का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को लेके जाऊँ, डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अच्छी खासी इसके अंदर सेलिंग बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, सेलिंग इधर दिख रही है हम लोग को। बट डेली टाइम फ्रेम में अच्छी बात एक ये है कि डेली टाइम फ्रेम में ना कहीं यहाँ पर एक थोड़ा सा ये देखो यहाँ पर एक गिरा। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छी खासी गिरावट है, फिर पुल बैक लिया, फिर गिरावट है, पुल बैक लिया, गिरावट है, पुल बैक लिया। अभी यहाँ पर इसने अपना बेस बना दिया है। यहाँ पर जो नई मतलब यहाँ पर जो इसने पुल बैक लिया उसके बाद गिरावट आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक गिरावट नहीं आई, और इसने एक अच्छा खासा पुल बैक लिया, फिर उसके बाद वापस यहाँ पर एक पुल बैक है। अभी यहाँ पर से अगर कोचिंग शिपयार्ड अगर यहाँ से ऊपर चले जाता है तो ये जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था वहाँ पर वो अप ट्रेंड हो जाएगा, और ये जो इसका जो हाई है ये हाई को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि समवेयर अराउंड ये लेवल है 1725 के आसपास का लेवल। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कोचिंग शिपयार्ड कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये जो 2000 के आसपास का लेवल है वहाँ तक डेफिनेटली आने की पॉसिबिलिटी रखता है यहाँ पर। ठीक है, अभी इसके अंदर एक और एक मैं चीज़ अगर आपको बताऊँ तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करूँ और इसका जो ऑल टाइम हाई है यानी रीसेंट हाई और रीसेंट लो पॉइंट पर अगर मैं प्लॉट करूँ, ऑल टाइम हाई नहीं, बट अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं प्लॉट करूँ यहाँ पर से रीसेंट लो टू रीसेंट हाई पॉइंट, तो आप देखो यहाँ पर 0.6 के लेवल का एक सपोर्ट है, जो कि 1400 के आसपास का लेवल, 1450 के आसपास का लेवल, और जिस लेवल पर अभी कोचिन शिपयार्ड रुका है वहाँ पर 0.5 का लेवल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। बाय द वे फिबोनाची के ऊपर ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हो, उससे आपको ज़रूर एक समझ में आएगा कि फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं और फिबोनाची की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, उस बात का
का हम लोग को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अभी आप देखोगे यहाँ पर एक और एक चीज़ पे अगर आप लोग नज़र मारोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 50 डे और 200 डे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो डेफिनेटली यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड हम लोग को वीक लग रहा है या फिर सेलिंग जोन में लग रहा है। वीकली टाइम फ्रेम की भी बात करूँ तो 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर है, डेफिनेटली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मीडियम ट्रेंड में है, बट कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, इंपॉर्टेंट फिबोनाची के लेवल के नीचे रहेगा। प्राइस एक्शन वाइज सेलिंग दिखा रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। बाय द वे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी एक अच्छा खासा मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना के रखा हूँ चैनल पर, आप वो भी जाके देख सकते हो। इंडिकेटर्स वाली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर कुछ 5-6 इंडिकेटर्स के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, अभी इंडिकेटर्स से याद आया एक और एक इंडिकेटर है जिसका भी वीडियो चैनल पर है, जिसका नाम है RSI। अगर यहाँ पर आपको RSI दिखाऊँ, आप देखोगे यहाँ पर RSI ऑलरेडी, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर भी आपको लेके जाऊँ, मंथली टाइम फ्रेम पर हिसाब से देखोगे तो RSI यहाँ पर ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट जोन में यानी कि कहीं ना कहीं अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कोचिन शिपयार्ड ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो जब तक ये RSI की वैल्यू कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास नहीं आती है, 40 के आसपास नहीं आती है, 40, 45, 50 के आसपास, तब तक कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड रहेगा। और मेरे हिसाब से ये इस लेवल को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ टाइम में, जो कि 1250 के आसपास का लेवल हम लोग को नज़र आ रहा है। हाँ, 1280 के आसपास का लेवल हम लोग को नज़र आ रहा है। तो इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गया फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी ज़रूर करेंगे, जैसा कि ये जो वीडियो का हम लोग का फॉर्मेट है टेक्नो फंडा एनालिसिस, तो मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करता हूँ। बट अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि क्या आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और एक और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो स्टॉक है ना, ये मेरे पोर्टफोलियो में फ़िलहाल नहीं है। आगे जाके मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो सब कुछ डिपेंड करेगा अपॉर्चुनिटी के ऊपर। उस टाइम पे अगर कोई दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखेगी तो मैं उसके अंदर भी इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं हमेशा स्क्रीनर यूज़ करता हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग 3,300 करोड़, 39,300 करोड़ की कंपनी है। तो डेफिनेटली एक लार्ज कैप कंपनी है ये। करंट मार्केट प्राइस इधर ऑलरेडी दिया गया है, आप देखोगे इसका हाई और लो पॉइंट भी दिया गया है। स्टॉक का पीई 44 है, इंडस्ट्री का पीई 46.8 है, लगभग 47 का पी है। तो पीई के हिसाब से तो ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड लग रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाएंगे तो 7 गुना ज़्यादा बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से स्लाइटली ओवर वैल्यूड तो यहाँ पर डेफिनेटली है। डिविडेंड यील्ड 0.65 का है, फेस वैल्यू 5 रुपये की फेस वैल्यू है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग 72.9 की है, यानी 73 की पकड़ लीजिए। और जो इसका जो ROCE है वो है 21.6 का। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग को अगर इसकी कंपनी की ओवरव्यू यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर, तो आप देखोगे कंपनी शुरू हुई थी 1972 में। ठीक है, और इन लोग का मेन काम क्या है, इन लोग का काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेसल्स, रिपेयर्स एंड रिफिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेसल्स इंक्लूडिंग पीरियोडिक अपग्रेडेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन ऑफ शिप्स। ठीक है, तो वेसल्स मतलब बेसिकली जो शिप्स जो होते हैं उन लोग को एक हिसाब में वेसल्स कहा जाता है। और जो बड़ी बड़ी जो शिप रहती है, कार्गो शिप्स, डिफेंस शिप, ये सब में इनका मेन मोटा बिजनेस है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर देखेंगे बिल्ड एंड रिपेयर, ये लोग मतलब बिल्ड और रिपेयर दोनों करते हैं, मतलब ये लोग नई शिप भी बना के देते हैं, और जो पुरानी शिप में अगर कुछ रिपेयरिंग का काम रहेगा, कुछ भी गड़बड़ आएगी तो वो भी ये लोग करके देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये लोग ने 45 शिप्स एक्सपोर्ट करी है आउटसाइड ऑफ इंडिया और वेरियस क्लाइंट्स को। ठीक है, और ऊपर से बिल्डिंग बल्क कैरियर्स टू स्मॉलर शिप्स एंड शिप्स विच आर मोर एडवांस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स, एंकर हैंडलिंग, टग सप्लाई वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग ने ये सब भी इधर बताया हुआ है। अभी अगर कंपनी का ओवरव्यू की बात करेंगे तो कंपनी का भी लोग क्या क्या बता रहे हैं कि कंपनी कौन से बिजनेस में है, मतलब कौन से बिजनेस वर्टिकल में, एक डिफेंस वर्टिकल में है, कमर्शियल में है, ऑफशोर में है। यहाँ पर लोग शिप रिपेयर भी करते हैं, मरीन इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग भी करते हैं स्ट्रैटेजिक एंड एडवांस सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, 21 लार्ज वेसल्स इस लोग ने प्रोवाइड करे हैं। अगर इसको थोड़ा सा बाजू में ले लेता हूँ। ठीक है,
21 लार्ज वेसल्स लोग ने प्रोवाइड करे, 45 लोग ने ऑफशोर वेसल्स प्रोवाइड करे, 93 स्मॉल एंड मीडियम साइज वाले और 31 डिफेंस वेसल्स प्रोवाइड करे हैं ये लोग ने, जो भी मतलब अभी तक अपने बनाए हुए हैं और अपने कस्टमर्स को बेचे हुए हैं लोग ने। ठीक है, ये लोग ने बताया कि ये लोग दो सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। जो ये लोग का 72% है वो ये लोग का पैसा आता है शिप बिल्डिंग से, यानी कि जो लोग पूरा नया शिप है वो लोग सब कुछ बनाते हैं, और जो बाकी 28% रेवेन्यू आता है वो ये लोग का आता है शिप रिपेयर से। ठीक है, डेफिनेटली ये लोग ग्रीन वेसल्स के ऊपर भी काम करें, ताकि जो भी कार्बन जो टू वाला जो ये है कार्बन एमिशन वो कम हो, तो उस हिसाब से भी ये लोग काम कर रहे हैं, और ये लोग का फेब्रवरी 2024 तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। और इलेक्ट्रिक काटामरन फेरी विद टारगेट कंप्लीशन टाइमलाइन बाय नवंबर 2024, यानी पिछले महीने तक ये लोग का ये भी हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये लोग के टाइमलाइन के हिसाब से ये लोग ने इधर ये कुछ भी बताया है। अभी अगर हम लोग कैपेसिटी और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करेंगे, तो ये लोग डेफिनेटली ये लोग 17,000 डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लोग, और नया नया जो डॉक है वो लोग वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं 1800 करोड़ रुपए, 970 करोड़ रुपए भी ये लोग ने और इन्वेस्ट करा है। और ये लोग इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी के लिए लोग ने 970 करोड़ रुपए ये लोग ने ऑब्वियसली क्या कहते हैं इन्वेस्ट करा है। अभी ये लोग की फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर है, ये लोग की फैसिलिटी मुंबई में है, कोलकाता में है, अंडमान निकोबार में है, उडुपी और हावड़ा में भी ये लोग की फैसिलिटीज़ है। ठीक है, और साथ ही साथ कोची और केरला में भी है। तो ये मतलब ये लोग ने काफ़ी ज़्यादा ये लोग का एक अलग अलग जगह ये लोग के जो क्या कहते हैं ये है पोर्ट से ये लोग की जो जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक ये है फैसिलिटी है वो इतनी सारी जगह है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कंपनीज शिप बिल्डिंग ऑर्डर बुक एज ऑफ Q3 FY24 इज 21,500 करोड़ के आसपास के लोग पास ऑर्डर्स है, और इसके पास 52% के जो ऑर्डर है वो ग्रीन वेसल्स के लिए। अभी लोग ने इधर ब्रेकअप भी बताया कि कितने परसेंट के ऑर्डर्स, मतलब वो 21,500 करोड़ में से कितने परसेंट के कितने ऑर्डर्स है। तो लगभग 78% के लोग के डिफेंस वाले ऑर्डर्स है, कमर्शियल डोमेस्टिक वाले लगभग 1250 करोड़ है, कमर्शियल एक्सपोर्ट वाले, जो कमर्शियल डोमेस्टिक है यानी कि इंडियन कंपनीज के लिए, और ये जो है एक्सपोर्ट यानी कि बाहर गाँव की कंपनीज यानी इंटरनेशनल ये लोग अपना माल बेचेंगे, वो 13% है। और जो इधर कमर्शियल ये है डोमेस्टिक उसमें 6% है। बाकी 3% लोग की सब्सिडीज वाले ऑर्डर है लगभग 700 करोड़ के आसपास। और शिप रिपेयर के ऑर्डर भी लगा 700 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स हैं यहाँ पर। और ऑर्डर पाइपलाइन में कहीं ना कहीं 9,000 करोड़ के लोग के ऑर्डर पाइपलाइन में यहाँ पर है। ठीक है, या थे रादर वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये लोग ने नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स का भी बताया कि लोग का कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जैक्टली किधर किधर कॉन्ट्रैक्ट्स है, आप वो जाकर पढ़ सकते हो। अभी ये लोग ने कंपनी का यहाँ पर ये लोग ने फोकस भी बताया कि कंपनी का मेन फोकस क्या है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ। कंपनी का यहाँ लोग ने मेन फोकस बताया कि कंपनी इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग जीरो एमिशन ग्रीन वेसल बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक। इट इज़ करेंटली बिल्डिंग हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड 100 पैसेंजर फेरी बोट इलेक्ट्रिक कैटामरन फेरी। इट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑटोनोमस सरफेस वेसल। ठीक है, तो ये सब कुछ ये लोग डेफिनेटली ये लोग बनाने का सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये लोग फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जैसा हम लोग लैंड पर पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं, वैसे लोग शिप के हिसाब से कहीं ना कहीं, क्योंकि शिप में वाटर पॉल्यूशन भी होता है, साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि शिप में से जो धुआं हुआ निकलता है वो कहीं ना कहीं एयर में जाके एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो और साथ ही साथ अगर वाटर में भी, मतलब ऑब्वियसली शिप तो पानी में ही चलेगी, तो उस हिसाब से पानी में भी चलते हुए तो लोग को काफ़ी ज़्यादा उधर पॉल्यूशन होता है। और मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग ग्रीन एमिशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। इससे समझ में आता है कि कंपनी अभी भी फ्यूचर के बारे में सोच रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स में क्या क्या है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.2%, डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 45 डेज टू 33.5 डेज। कॉन्स की अगर बात करेंगे तो 7.39 टाइम्स इट बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, 4.21% के हिसाब से कम हुई है पिछले 5 साल में। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 12.7% की रही है पिछले 3 साल के हिसाब से। तो डेफिनेटली ये सब प्रोज और कॉन्स यहाँ पर स्क्रीनर ने ऑलरेडी लोग ने बताया है ये लोग की मशीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर और समझते हैं कि कंपनी का हालचाल क्या चल रहा है। अभी अगर हम लोग कंपनी का पिछले 5 साल का डेटा सिर्फ देख लेते हैं, 5 साल का डेटा अगर देखेंगे तो सेल्स थी 3400 करोड़ की, फिर वो घटकर 2820 करोड़ की हो गई, फिर से बढ़कर लगभग 3200 करोड़ की हो गई, फिर 2300 करोड़, और अभी मार्च 2024 में 3600 साढ़े 3600
करोड़ के आसपास की सेल हुई। तो लगभग जितना सेल ये लोग 2020 में कर रहे थे, लगभग उतने सेल के आसपास ये लोग 2025 में कर रहे हैं, 2024 में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी यहाँ पर इतना ज़्यादा क्या कहते हैं वो नहीं आया है, ग्रोथ इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आया है। अभी अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 714 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, बढ़कर 727 करोड़ हो गया, जहाँ पर सेल्स गिरी बट वहाँ पर प्रॉफिट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 21% से बढ़कर 26% हो गया था। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ लेकिन सेल बढ़ी है। अभी इसके अंदर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो एक कांस्टेंट प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं खेल पा रही। जैसे आप देखोगे ये कुछ साल 2016 से 2020 तक ये लोग ऑन एन एवरेज 19-20% का प्रॉफिट मार्जिन ये लोग निकाल पा रहे थे, बट यहाँ पर आप देखोगे 21 से 26 हुआ, 26 से 20 हुआ, 20 से वापस 12 हुआ, वापस 24 हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, इसको बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल हो गया, हम लोग ये कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे पिछले 5 साल के हिसाब से तो 638 का नेट प्रॉफिट था, बढ़कर 610, सॉरी घटकर 610 हो गया, फिर से घटकर 587 हो गया, फिर से घटकर तो ऑलमोस्ट आधा हो गया था, 334 का हो गया था नेट प्रॉफिट, और उसके बाद अभी कहीं ना कहीं 813 का नेट प्रॉफिट है। तो ये अभी तक इसने अपना ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट बनाया है, डेफिनेटली ऑल टाइम हाई सेल्स पर भी है, बट कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो ग्रोथ आना चाहिए था वो ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम यहाँ पर दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि अर्निंग्स पर शेयर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली पिछले 2 बार यहाँ पर कम हुए थे, 24 से 23, फिर 22, फिर 12.5 के आसपास, और अभी यहाँ पर 30 के आसपास का अर्निंग पर शेयर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड पे आउट भी कहीं ना कहीं, जहाँ पर एक समय पे 41 का डिविडेंड पे आउट हुआ करता था वो घटकर 34 हो गया, फिर बढ़कर 39 हो गया, और अभी वापस घटकर 17% का हो गया था। तो ये भी चीज़ हम लोग को देखना चाहिए। यहाँ पर कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस और रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, 10 साल के हिसाब से 7% का सेल्स ग्रोथ था, 5 साल के हिसाब से 4% का, 3 साल के हिसाब से 9% का, और ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से 56% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 11, 11 और 10%, 10, 5 और 3 साल के हिसाब से, और ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से 112% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ तो ये लोग का 10 से 11% का ही ऑन एन एवरेज चल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करेंगे, 5 साल के हिसाब से 50% का इंप्रूवमेंट हुआ है, 3 साल के हिसाब से 108%, और पिछले 1 साल के हिसाब से 130% का इंप्रूवमेंट। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 14, 14 और 13% के हिसाब से, 10, 5 और 3 साल के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो, और पिछले साल के हिसाब से 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक प्राइस गिर क्यों रहा है इतना ज़्यादा। डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सेल्स है और जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक वोलेटिलिटी यहाँ पर दिख रही है, बट फिर भी हम लोग समझने की एक बार कोशिश करते हैं कि क्या और कुछ रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली गिर रहा है। क्योंकि 6 महीने के अंदर अगर साढ़े अगर 3,000 से अगर आपकी कंपनी 1,500 पे आ जाएगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2020 से ही हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिजर्व्स पहले 3600 करोड़ के थे, वो बढ़कर ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के हो गए, और अभी भी 5,200 करोड़ के आसपास है अगर हम लोग सितंबर क्वार्टर तक का भी अगर एनालिसिस कर लेंगे तो। बोरोइंग्स की बात करेंगे तो पहले 123 करोड़ की बोरोइंग्स थी, अभी वो बढ़कर लगभग 500 करोड़ की बोरोइंग्स हो गई है। तो बोरोइंग्स 4 गुना बढ़ी है, और जो रिजर्व्स है वो लगभग सिर्फ 1.5 गुना बढ़े हैं कुछ। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस हिसाब से बोरोइंग्स है, सॉरी जिस हिसाब से रिजर्व है उस हिसाब से बोरोइंग्स उसका 1/10 है, तो डेफिनेटली बोरोइंग्स इतना बड़ा कंसर्न नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखेंगे तो पहले लगभग 800 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, अभी उसका दुगना हो गया 1,700 करोड़ के आसपास का, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इससे ये समझ में आता है कि कंपनी अभी अपना पैसे इन्वेस्ट कर रही है, और आने वाले टाइम में ये जब भी ये लोग का जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जिस भी चीज़ के लिए लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जब भी वो चीज़ बन जाएगी, कोई भी मशीनरी लेना हो, कोई भी लैंड लेना हो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाना हो, या जो भी नई टेक्नोलॉजी में ये लोग को जो जिधर भी इन्वेस्ट करना हो, वो जब भी सक्सेसफुल हो जाएगा तब ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कम हो जाएगा, और वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या फिर वो उस पर्टिकुलर एसेट का यूज़ करके ये लोग डेफिनेटली रेवेन्यू बनाने का या बढ़ाने का सोच सकते हैं। ठीक है,
अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मुझे काफ़ी ज़्यादा एक चिंता की बात लग रही है। आप देखोगे 2020 में ये लोग का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव था 250 करोड़ का, 670 करोड़ का हुआ 2021 में, 2022 में 1500 करोड़ के आसपास हो गया, लगभग डबल हो गया, और 2020 के हिसाब से 6 गुना हो गया। यहाँ पर आप देखोगे 2023 में 2000 करोड़ के आसपास के लोगों का कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बट 2024 में ये नेगेटिव 173 करोड़ का हो गया, जो कि बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं ये हम लोग को एक रीज़न बोल सकते हैं हम लोग कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेलिंग आती हुई दिख रही है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हिसाब से ये लोग पॉजिटिव है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हिसाब से ये लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव है, ओवरऑल कैश फ्लो नेगेटिव है, जो कि अगेन एक नेगेटिव मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है डेफिनेटली। बट इसके पहले भी ओवरऑल कैश फ्लो नेगेटिव रहा है, हम लोग देखेंगे 2020 में, 2021 में, 2023 में, उसके पहले 2014 और 2013 में भी ओवरऑल कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। बट ओवरऑल कैश फ्लो नेगेटिव अगर रहेगा तो भी इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो मेन चीज़ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये पॉजिटिव होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बाय द वे, अगर आप में से किसी को भी नहीं पता कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये क्या होता है, कैसे इसको समझना है, तो ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो है कैश फ्लो के ऊपर, मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ था, आप वो जाकर देख सकते हो, उससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ और फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं, जिससे हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि कंपनी का भी यहाँ पर क्या चल रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2020 के हिसाब से डेटर डेज 31 दिन के हुआ करते थे, फिर 46 दिन के हुए, फिर 50 हुए, फिर 52 हुए, और अभी वापस 34 हो गए, तो ये एक अच्छी बात है। डेटर डेज का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने किसी को माल दिया है और वो बंदा आपको पैसे देने के लिए कितने टाइम लगा रहा है। तो पहले एक टाइम पर आप देखोगे जैसे 2013 2014 में 5 से 8 महीने लग जाते थे, अभी ये लोग लिटरली 1 महीने के अंदर ये लोग को पैसे आ जाते हैं ये लोग के पास, ठीक है। इन्वेंट्री डेज यानी कि इन्वेंट्री कितने दिनों की इन्वेंट्री ये लोग के पास पड़ी हुई है, तो 215 दिन की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और डेफिनेटली ये सब सेक्टर्स में थोड़ी सी इन्वेंट्री डेज हाई ही होगा। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे पिछले 12 साल में ये इन्वेंट्री डेज सबसे ज़्यादा हाई है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पर बन के आ रहा है। डेज पेएबल की भी बात करेंगे तो ये सेकंड हाईएस्ट है डेज पेएबल यहाँ पर, यानी कि आप जिसको भी पैसा देने वाले हो, मतलब आपने जिधर से भी माल उठाया है, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, तो आप कितने दिन में पैसे देते हो, तो लगभग 3 महीने लगा रहे हो आप लोग पैसे देने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है। कोई भी इंडस्ट्री हो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 45 to 60 डेज के हिसाब से ये एक अच्छा नंबर होता है, या 30 to 75 डेज के हिसाब से, 75 डेज के ऊपर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बट अगेन वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, इन्वेंट्री डेज एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, फिलहाल सिर्फ एक डेटर डेज एक इसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। आर की अगर बात करेंगे तो आर भी काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है, पहले 38 का हुआ करता था, आर 30 के ऊपर भी रहा है। उसके बाद 2020 के हिसाब से देखेंगे तो 25, फिर घटकर 21, फिर 18, फिर 19, अभी वापस बढ़कर वो 22 का हुआ है। बट जब ये 2025 वाला जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा, अभी बस एक और ही क्वार्टर बचा है, तो तभी हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि भाई इस साल ये लोग ने कितने अच्छे तरीके से काम करा है, और किस किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स नज़र आते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं आपको बैलेंस शीट के हिसाब से सिर्फ दिखाऊँ तो बैलेंस शीट के हिसाब से तो कहीं ना कहीं ये लोग ने बोरोइंग से दो करोड़ की कम कर दिए, और रिजर्व्स अच्छे खासे बढ़ा दिए हैं, और ये लोग का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल के हिसाब से तो ये ठीक ठाक सा लग रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताऊँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से बताओ, तो आप लोग देखोगे सेल्स जो है वो 1000 करोड़ के आसपास की सेल्स हुई है, यानी कि पूरे अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर पूरे साल का अगर इंटू 4 के हिसाब से करके देखेंगे, तो मोटा मोटी मतलब अगर ये वाला भी क्वार्टर तो 1800 करोड़ के आसपास की सेल है। अगर इसको इंटू 2 में भी अगर हम लोग कर देंगे, तो नहीं नहीं बोल के 3600 करोड़ के आसपास की सेल हो जाएगी। प्रॉफिट की अगर बात करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से, तो ये 400 करोड़ के आसपास, 380 करोड़ के आसपास का ये हो रहा है। और जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं वो भी 380 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर हम लोग इसको भी अगर कर देंगे तो 700 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट होना चाहिए इस साल के एंड तक। अगर हम लोग पिछले साल के हिसाब से इसको जस्ट कंपेयर करके देखते हैं, तो पिछले साल 885 करोड़ का था, और जहाँ पर ये लोग का
13 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 885 था, और जो सेल्स थी वो 3600 करोड़ की थी। वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स यहाँ पर लगभग 3600 करोड़ के आसपास की ही बन रही है, 3600 3800 करोड़ के आसपास, बट जो नेट प्रॉफिट है वो 800 करोड़ से थोड़ा सा कम होता हुआ या 800 करोड़ तक ये दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। बट एक और एक ये चीज़ भी है कि ये लोग के पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स है, ये लोग की ऑर्डर बुक में। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर ये लोग के जो ये है पेमेंट, अगर वो टाइम पे आ जाती है और ये लोग पैसे अपने मतलब कैश फ्लो में दिखा पाते हैं, तो वो डेफिनेटली एक अच्छी बात होगी, और फिर यहाँ से कंपनी को बूस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं तो थोड़ा सा वेट करना ही पसंद करूँगा। अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर देख लेते हैं, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। मैं हमेशा हमेशा बताता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैंने ईयरली के हिसाब से रखा है, आप चाहे तो क्वार्टरली के हिसाब से भी देख सकते हो। बट अगर हम लोग 2020 से ही देखेंगे तो पहले प्रमोटर के पास 72.86 की होल्डिंग हुआ करती थी, अभी भी 72.86 की ही होल्डिंग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किधर कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। ठीक है, एफ आई आई के पास 2% की होल्डिंग थी पहले, अभी वो बढ़कर 3.84% की होल्डिंग हुई है। बट सबसे शॉकिंग बात यह है, या सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है, कि डी आई आई के पास 13% के ऊपर की होल्डिंग हुआ करती थी, अभी सिर्फ 3% की होल्डिंग है। समझ रहे हो आप कितना बड़ा ये फ्लॉ है। और जहाँ पर पहले पब्लिक के पास 12% की होल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पर अभी पब्लिक के पास 20% की होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं डी आई आईज अपना माल बेच के जा रहे हैं। एफ आई आईज ने ज़्यादा कुछ इतना चेंजेस नहीं करा, एफ आई आईज थोड़ा बहुत ही बढ़ा के रखे हैं, बट पब्लिक के पास धीरे 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 जो नंबर ऑफ शेयर्स आप देखोगे, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखो, पहले सिर्फ 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे, पिछले साल वो बढ़कर 4 लाख के आसपास हो गया, अभी सितंबर क्वार्टर तक ही उसके डबल हो गए, 8.5 लाख के उस आसपास जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो बढ़ गए। अगर ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता है, पब्लिक के होल्डिंग्स अगर धीरे धीरे बढ़ रही है, पब्लिक के पास अगर 25% 30% अगर आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। क्योंकि पब्लिक के पास होल्डिंग मतलब मेरे हिसाब से 25% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा की होल्डिंग किसी भी कंपनी की पब्लिक के पास नहीं होनी चाहिए। तो वो उससे समझ में आता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है, जो एफ आई आईज है, जो डी आई आईज है, वो लोग को कंपनी के ऊपर भरोसा है। अगर पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, मतलब उन बड़े प्लेयर्स लोग को ही कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, और वो लोग अपना माल बेच के पब्लिक को चिपका रहे हैं वो सब स्टॉक्स। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल ये एक एक प्रॉपर रेंज में है, मैं इसको अभी तक नेगेटिव नहीं कहूँगा, क्योंकि 80-20 का रेशियो है। 80-20 जो 80% जो है वो प्रमोटर्स, एफ आई आईज और डी आई आईज के पास है, एफ आई आईज एंड डी आई आईज के पास है, और सिर्फ 20% है वो पब्लिक के पास है। तो ये फिलहाल एक अच्छा रेशियो है, इसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, बट इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास नहीं जानी चाहिए। तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फिलहाल, अभी देखो मैंने जैसे आपको बताया कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर एक रिवर्सल तो दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से रिवर्सल दिख रहा है। अभी मेरे लिए कैसा होगा, अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो फिलहाल तो मैं अभी तक इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लान नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ दिखता है इसके अंदर फंडामेंटली और टेक्निकली, तो मैं इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ। तो इस लेवल के नीचे मेरे लिए नहीं जाना चाहिए, और इस लेवल के इस रेंज के बीच में जितना टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा, ये लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो डेफिनेटली मैं कम से कम ये एक लेवल के आसपास का, यहाँ पर ये जो लेवल है ये लेवल के आसपास का मैं एक टारगेट प्लान कर सकता हूँ। मैं अगर आपको बताऊँ अच्छे से, तो वो कहीं ना कहीं 2100-2200 के आसपास का लेवल रहेगा। इस लेवल के आसपास का मैं टारगेट प्लान कर सकता हूँ फ़िलहाल के लिए। बट अगर मुझे ये कंपनी में, मतलब ये तो अभी फ़िलहाल मुझे, मैं टेक्निकली ये बता रहा हूँ, फंडामेंटली तो अभी तक मैं फिर भी वेट करूँगा अगला क्वार्टर ख़त्म होने का, जो अगला रिजल्ट आएगा, यानी कि जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आएगा, जो दिसंबर वाला जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर के रिजल्ट्स के हिसाब से कैसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिख रही है, सेल्स में क्या वो इम्प्रूवमेंट आया है, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आया है, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट आया है। अगर आया है तो डेफिनेटली फिर वो कोई भी प्राइस पे हो, मतलब अगर इससे नीचे जितना जाएगा उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि फिर वो मेरे लिए एक वैल्यू बाय मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी डेफिनेटली यहाँ से एक टर्न अराउंड बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बिल्कुल ही बेकार है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो गवर्नमेंट अपनी कंपनी को डूबने तो नहीं देगी। ठीक है, तो इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और डेफिनेटली जो सेगमेंट है, डिफेंस सेगमेंट में, शिप वो सब में सेगमेंट में काम करे, ये सब हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसे उठ सुट कल कोई भी शिपिंग कंपनी नहीं बना सकता। तो इसके अंदर जो कंपटीशन है
मतलब नए नए प्लेयर्स का आना वो कहीं ना कहीं कम होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो लोग से कंपटीशन डेफिनेटली आपको ज़्यादा रहेगा। तो वो देखना पड़ेगा कि ये लोग, जैसे ये लोग ने जो जीरो एमिशन और सब प्लान करा है, और ये लोग के जो ऑर्डर बुक्स ये लोग ने जो बताया, इतने सारे ऑर्डर्स है, 2100 500 21,500 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स। तो वो ऑर्डर्स ये लोग कितना जल्दी फुलफिल करके, कितना जल्दी ये लोग के फंडामेंटल्स यानी कि ये लोग के बैलेंस शीट में, ये लोग के कैश फ्लो स्टेटमेंट में, पी एन एल स्टेटमेंट में जितना जल्दी दिखेगा, उतना जल्दी हम लोग को समझ में आएगा कि कंपनी कितना एफिशिएंटली काम कर रही है और कितना जल्दी ये लोग टेक्निकली और फंडामेंटली ये लोग अपना जो है टर्न अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली फिलहाल तो मैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो लेवल है 12,500 1300 के आसपास का लेवल, सॉरी 17,500 के आसपास का लेवल, ये जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही मैं कहीं ना कहीं एंट्री बनाने का सोच सकता हूँ। बट अगर ये मान लो अगर कल को ये स्टॉक और नीचे गिरता है, 700 800 के लेवल पे आता है, और अगर फंडामेंटली भी अगर मुझे अच्छी लग रही है, तो भी मैं 700 800 के लेवल पर भी इसको बाई करने का सोच सकता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर अच्छी कंपनी सस्ते दाम पर मिलेगी तो फिर वो तो मेरे लिए अच्छी ही बात है, करेक्ट। तो ये हो गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का एनालिसिस। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, नहीं करने वाले हो। आपको क्या लगता है कि क्या मैंने कोई ऐसी चीज़ मिस कर दी है जो शायद एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। अगर हो सकती है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या ये एक टर्न अराउंड बन सकता है, कि यहाँ से ये आने वाले टाइम पे 500 700 के आसपास के लेवल्स पर दिखेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।